नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप कामड़ी। आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक नई कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के बारे में हम लास्ट टाइम कुछ पार्ट छोड़ के गए थे, जो था अपना MCQ ऑन HRM पार्ट 2। पिछले MCQs में मैंने आपको टोटल 35 क्वेश्चन समझाए थे। इसमें भी हम टोटल 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। The process of the analyzing the job from which the job description are developed are called। जिस प्रोसेस से जॉब को एनालाइज किया जाता है और जॉब का डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, वो जॉब कौन सा होता है? वो होता है जॉब एनालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉब एनालिसिस। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 360 डिग्री फीडबैक जिससे आता है 360 डिग्री फीडबैक एनहांस दी क्वालिटी ऑफ। अब 360 डिग्री क्या एनहांस करता है? HR को एनहांस करता है, मैनेजमेंट को, या HR डिपार्टमेंट को, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी आइटम ऑल ऑफ ऊपर के 360 डिग्री के फीडबैक से एनहांस होते हैं। इन दी ग्रिड सेमिनार, अगर ग्रिड सेमिनार की बात करते हैं, ट्रेस इज लेड ऑन। स्ट्रेस जो है वो कहाँ होता है, कहाँ पड़ा हुआ होता है? अगर हम इस सेमिनार के द्वारा चलते हैं तो वो टीचिंग में होता है, प्रोफेशनलिज्म में होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है, ऑल ऑफ द अबव में होता है। तो वो होता है टीचिंग में, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेस होता है उसका टीचिंग के बेस पे। उसके बाद में 39 में देखते हैं, इन्वॉल्व अ 1-to-1 डिस्कशन बिटवीन दी पार्टिसिपेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। 1-to-1 डिस्कशन हो रहा है, यानी कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आमने सामने डिस्कशन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, ऑल ऑफ दो। देखिए काउंसलिंग ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें हम 1-to-1 पर्सन को डिस्कशन करवाते हैं किसी पार्टिसिपेंट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। तो ये काउंसलिंग इसका मेन आंसर है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 40। अप्राइजल डन सेपरेटली विल बी प्रोवाइड फीडबैक। अप्राइजल जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं वर्करों की काफ़ी मतलब मोटिवेशन का एक फीडबैक मिलता है उससे, और वो काफ़ी डेवलप होते हैं इस मेथड से। ऑन दी पोटेंशियल ऑफ दिस मैनेजर, और मैनेजर के लिए काफ़ी पोटेंशियल होता है। तो कौन सा अप्राइजल, यानी पोटेंशियल, मैनेजरियल अप्राइजल, जनरल अप्राइजल, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव? तो आपने दोस्तों पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो पोटेंशियल जो अप्राइजल है, ये एक ऐसा चीज़ है जो डन सेपरेटली विल प्रोवाइड अ फीडबैक ऑन द पोटेंशियल ऑफ दिस मैनेजर। मैनेजर के पोटेंशियल को अप्राइज करने के लिए पोटेंशियल अप्राइजल यूज़ किया जाता है, बस और कुछ नहीं। सिस्टम स्ट्रेसेस ऑन द डिसिप्लिन एंड देयर इज अ सिंप्लिसिटी इन द फॉर्म। एक सिस्टम जिसकी सिंप्लिसिटी और जो डिसिप्लिन शो करती है, दैट्स अ मेरिट रेटिंग, पॉइंट रेटिंग, या A और B जो भी है। तो इसका आंसर दोस्तों मेरिट रेटिंग है। मेरिट रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े होंगे तो थोड़ा सा पता होगा। ये एक थ्योरेटिकल बेस है, ऑथर के बेस का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए। स्टीफन ऑफ क्या बोला है? डिफाइन द HRA। उन्होंने जो अपने डेफिनेशन में बोला है, क्या इसके डेफिनेशन थोड़ी सी याद होना। द मेजरमेंट एंड क्वालिफिकेशन, ये इसका डेफिनेशन है, अगर आपने पढ़े होंगे तो। मेजरमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इनपुट सच एज ए रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट। तो इसमें क्वालिफिकेशन का वर्ड यूज़ किया है, ना कि अकाउंटिंग का, डेवलपमेंट का, ना दिस। अकाउंटिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं आता। मेजरमेंट एंड क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय किस चीज़ के लिए क्वालिफाई, उसको कौन सा डेजिग्नेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये जरूरी होता है। अंडर मेथड, कौन सी मेथड? अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द जॉब आर आइडेंटिफाई। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट मेथड, जिसमें पॉइंट दिए जाते हैं सभी को, और उससे कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर सबको मिला जाता है कि किसने कितना दिन भर में काम किया, तो उससे जॉब आइडेंटिफिकेशन होता है। देन दी रोल, अब ये रोल किसका है? इज इंश्योर दैट द डिजर्विंग मैनेजर शुड गेट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब रिलेटेड रोटेशन। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, कि उसमें जॉब रोटेशन बैठता है। जॉब रोटेशन आपको पता होगा दोस्तों कि जिसमें क्या होता है कि 1 by 1 एक पोस्ट खाली होती रहती है, उसके बाद दूसरा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा आता है, इस तरीके से रोटेशन चलते रहता है। तो इसमें रोल किसका मेन प्ले होता है? रिव्यूअर का, असेसर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, या एम्प्लॉयर का? तो इसमें रिव्यूअर का होता है। द रिव्यूअर रोल इज इंश्योर दैट द डिजर्विंग मैनेजर, जो डिजर्विंग मैनेजर है, शुड गेट
एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब रोटेशन, उसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है रीवीवर रोल से। नाउ आगे बढ़ते हैं। द रोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ कैरियर प्लानिंग इज टू इंट्रोड्यूस एंड strengthen सिस्टम टू इंश्योर। अब क्या इंश्योर करता है? रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो दोस्तों करियर प्रोग्रेशन का होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फिर स्किल एनहांसमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करियर प्रोग्रेशन का, क्योंकि करियर प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन द सिस्टम टू इंश्योर करियर प्रोग्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का करियर प्रोग्रेशन होना चाहिए, ये इंडिकेट करता है करियर प्लानिंग। सिंपल सी बात है, करियर प्लानिंग में करियर की बातें होंगी और क्या होंगी, कॉमन कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी सी। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें छोटी सी ट्रिक भी कभी काम आती है कि ये किससे रिलेटेड होना चाहिए। द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अटेम्प्ट्स टू। एक जॉब का जो फीचर्स होता है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल इज़ वन ऑफ द, अपने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉडल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो पहला बोला इसमें डिज़ाइन द जॉब इंक्रीज मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़, ये बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें। असाइन द जॉब विद द प्रॉपर मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़, ये भी नहीं होता, जॉब असाइनमेंट भी नहीं रहता उसमें। एनालाइज द जॉब विद द इंक्रीज एंड प्रॉपर मोटिवेशन, एनालाइज भी नहीं होता, ना डिज़ाइन होता है ना असाइन। अपने ध्यान में रखना है, ना डिज़ाइन होता है ना असाइन होता है ना एनालाइज होता है। तो क्या होता है फिर? सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्राइब किया जाता है कि किसको कौन सा कैसा देना चाहिए। नाउ 47 में आते हैं, अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्कोप, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इज। एक जॉब के अंदर ये सभी चीज़ें पाई जाती है और सभी चीज़ें देखी जाती है, सभी चीज़ें समझी जाती है और उसका पूरा लेखा जोखा उसमें होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों? पर्पस होता है जॉब का, स्कोप होता है, ड्यूटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन लास्ट वीडियो में पढ़े थे, आपको पता होगा जॉब डिस्क्रिप्शन का काफ़ी कंसेप्ट यूज़ किए थे। एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो रिक्रूट करते हैं एग्जीक्यूटिव, वो क्या होते हैं? वो हेड हंटर्स होते हैं, स्टाफर्स होते हैं, अल्टरनेट स्टाफिंग कंपनीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं, तो वो होते हैं हेड हंटर्स। ध्यान में रखना है, ये काफ़ी अलग वर्ड है आपके लिए, बट ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर्स के लिए, ठीक। इसलिए थोड़ी सी थ्योरी प्रॉपरली पढ़ के समझना है आपको। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इंडिविजुअली, ये आपने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, आपको पता होगा कि इसका आंसर लगभग आपने देखे थे कि इसका आंसर कितना है, 5 स्टेप्स होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज एज अ प्रीशियस ह्यूमन resources is the basis of the, अब ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज एज अ प्रीशियस ह्यूमन, एक एम्प्लॉय को प्रीशियस मतलब बहुमूल्य समझ के उसके रिसोर्सेज को एनालाइज करना, ये किसके बेस का अप्रोच होता है? हार्ड एचआरएम का, सॉफ्ट एचआरएम का, मीडियम या अल्टीरियन अप्रोच। तो इसमें अप्रोच कौन सा देखा जाता है दोस्तों? होता है सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड अलग होता है, सॉफ्ट मीडियम अलग है। आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीशियस ह्यूमन के द्वारा देखा जाता है वो होता है सॉफ्ट एचआरएम। द बेस्ट मीडियम टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, एक बेस्ट मीडियम जिसमें हम लार्ज ऑडियंस एक जगह, जैसे जिसको सेमिनार हॉल में बैठाया जाता है सभी लोगों को और फिर रिक्रूट किया जाता है लाइन बाय लाइन फॉर द पर्पस ऑफ द रिक्रूटमेंट इज, उसको कौन सा रिक्रूटमेंट बोलते हैं? जो सेंट्रल हॉल में या कहीं बैठाया जाता है और एक साथ सबको रिक्रूट किया जाता है, उस मीडियम को कैजुअल एप्लीकेशन नहीं बोलते, एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल नहीं बोलते और एम्प्लॉय एजेंसी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। मतलब एक ही टाइम पे 100, 150, 200 ऑडियंस में से हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलाते हैं या फिर अनाउंस करते हैं, एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट बोलते हैं उसको। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द रिक्रूटिंग अप्लीकेंट टू द जॉब, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पॉपुलर मेथड जॉब के लिए कौन सी होती है? रेडियो, टीवी एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने तो कभी नहीं देखा दोस्तों कि रेडियो टीवी में जॉब के बारे में जानकारी आती है। कॉर्पोरेट वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा naukri.com, सरकारी नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, नौकरी तो छोकरी, ऐसे मोस्ट ऑफ चीज़ें होती है जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स पे मिलती है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बना के बैठे हैं। आपको बताऊंगा naukri.com की भी हिस्ट्री कैसी क्या, वो भी एक अनएम्प्लॉयड पर्सन था जिसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते धीरे धीरे अपनी वेबसाइट खोली और आज सबको जॉब प्रोवाइड कर रहा है। वही व्यक्ति जो कभी अनएम्प्लॉयड था, आज वो सबको एम्प्लॉय
प्रोवाइड कर रहा है बाय यूजिंग वेबसाइट। सो कॉर्पोरेट वेबसाइट उसको बोल सकते हैं। बाकी तो ये तो काल्पनिक है जिसका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बताऊंगा आपको क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी फिक्स होता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइप्स है दोस्तों ये। टेक्निक वुड लाइकली अचीव ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या टेक्निक यूज़ करती है जिसमें से कुछ चीज़ें नहीं होती है, कहा गया। हाँ, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो क्या है, पहला पॉइंट है आपका दोस्तों वो है इंक्रीजिंग द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द कैंडिडेट, नहीं। रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर, नहीं। एनहांस द जॉब रेडीनेस, नहीं। देन मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एरिया एज दे अराइज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि उनकी अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, उसके हिसाब से उनको एक्सप्लोर किया जाता है कि वो कौन से एरिया में वर्क कर सकते हैं, वो उस एरिया में फिट बैठता है नहीं बैठता है, उसको कितनी उसकी मतलब स्ट्रॉन्ग जोन या वीक जोन जिसको बोलते हैं, तो वो देखा जाता है। उसके बाद में उसको जॉब दी जाती है। दैट्स अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू में दिया जाता है। तो ये एक टेक्निक होती है इंटरव्यू के टाइप्स की, आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। रिक्रूटिंग इज़ नेसेसरी टू, रिक्रूटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिक्रूटिंग से तो कंपनी नहीं चलने वाली। क्यों, कैसे, क्या, फॉरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ द आउटसाइड कैंडिडेट, नो। डेवलपिंग एन एप्लीकेंट पूल, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बी वाला पॉइंट लग रहा है। डिटरमाइन द वेदर दे यूज द इनसाइडर और आउटसाइड कैंडिडेट, नहीं। डेवलप द क्वालिफिकेशन इन्वेंट्रीज, नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका बी, यानी डेवलपिंग एन एप्लीकेंट पूल, कि एप्लीकेंट को डेवलप करना, एक पर्सन को। देखो इंटरव्यू का मेन मोटो क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस। कंसेप्ट नोट डाउन कर लो, बस ये काम आएगा। कैंपस रिक्रूटिंग क्या होता है आपको पता होगा, कॉलेज में कैंपस सुना होगा आपने। कैंपस रिक्रूटिंग डज नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ, कैंपस रिक्रूटिंग में कुछ चीज़ का एडवांटेज नहीं होता। हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ये होता है, वो बोल रहा है नहीं होता, वो ढूंढना है। हाइयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझना नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझना है, आपको काम को समझना है। हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, ये तो होना ही जरूरी है। और हाई पोटेंशियल, देखिए ये बात ध्यान में रखिए कि कैंपस रिक्रूटमेंट अगर में आपको सिलेक्ट होना है तो आपका एडवांटेज क्या होना चाहिए, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आप कोई स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आप कैंपस के लिए रिक्रूट करने के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हो, तो हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी और हाई पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं हो तो भी चलेगा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 56 में देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन एचआर का जो फीचर है वो क्या है, होमोजीनियस होता है, कॉमन है दोस्तों, किसी का भी नेचर होमोजीनियस होता है कि जैसे मैं हूँ वैसे आप हो क्या, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ क्या, नहीं। तो होमोजीनियस तो कोई भी नहीं है, तो सभी कैसे है, हेटेरोजेनियस, अलग अलग विभिन्न प्रकार के। द बेस्ट डिफाइन हाउ वेल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर मेजर अ पर्सन एट्रीब्यूट। कौन सा बेस्ट डिफाइन है जो पर्सन को मतलब पूरे एट्रीब्यूट शो ऑफ करवाता है, तो दोस्तों वो है आपका रिलायबिलिटी नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, वैलिडिटी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट। अब इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन जवाब जो है वो दोस्तों वो है आपका कौन सा, वैलिडेटिंग। वैलिडेटिंग जो है, वैलिडिटी बेस्ट डिफाइन हाउ वेल अ टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसीजर, कि वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वैलिड है नहीं है उसके लिए। नाउ नेक्स्ट में जाते हैं, जॉब इनरिचमेंट। दोस्तों देखो जॉब इनरिचमेंट का टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो ये समझेगा कि जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट क्यों किया जाता है, जॉब इनरिचमेंट का मेन मोटो क्या होता है, और क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से चलाना, ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करना, और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलना चाहिए, वर्कर ने प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और अपनी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर निभाते हुए प्रॉपरली आगे जाना चाहिए। जो काम उसको दिया है वो उसने हूबहू निभाना चाहिए। ये जॉब एनरिचमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कुछ पॉइंट। तो जॉब एनरिचमेंट के बारे में क्या होना चाहिए, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉय। हाँ ये तो गलत है, ये तो कौन सा मनी एम्प्लॉय यानी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं क्या, एम्प्लॉय बेचने का, पेड द कंप्लीटिंग द यूनिट ऑफ, ये भी गलत है। इज अ प्रोग्राम थ्रू द विच द मैनेजमेंट सीक ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर।
प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर मिलनी चाहिए, ये ठीक है बट उतना भी ठीक पॉइंट नहीं है। माई आंसर बोला दैट्स स्टाफ इज मूविंग पीरियडिकली फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैरायटी एंड इंटरेस्ट। नहीं, ये वैरायटी और इंटरेस्ट बढ़ाने के तो काम का बिल्कुल भी नहीं है। इन्वॉल्व गिविंग अ एम्प्लॉय वर्क विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ, ये सबसे देखो मैंने आपको पहले बताया कि जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या है, वर्करों को एक प्रॉपर वर्क दे दो और वो अपनी वर्क को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होके और ऑनेस्टली उसको करे, ऑटोनॉमी मेंटेन करे। ये एकदम परफेक्ट पॉइंट है जो जॉब एनरिचमेंट में बैठता है। मूविंग एम्प्लॉयज जो होते हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज प्रीडिटरमाइन वे इज कॉल्ड। प्रीडिटरमाइन होता है कि भाई वो इस ब्रांच से उस ब्रांच में जाएंगे, उस ब्रांच से इस ब्रांच में जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉब रोटेशन। ये कंसेप्ट क्या है, जॉब रोटेशन का, जिसमें एक एम्प्लॉय दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और वो चलते रहता है, रोटेशन। नाउ the following are some of the way that the human resource can benefit through the electronic system। मतलब मशीन का सहारा लेके HR अपना फ़ायदा उठा सकता है। तो वो कौन सा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैन बी एलिमिनेट द पेपर वर्क एंड स्पीड अप द हायरिंग प्रोसेस। नहीं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट तो बेस्ट वे नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग कैन स्लैश ट्रैवल कॉस्ट एंड मेक, एंड ऑनलाइन लर्निंग अगर देते तो आपको आने आने का खर्चा बचेगा, ये भी नहीं है। वर्किंग ऑनलाइन, ये बात मुद्दे की है, काम होगा लेकिन ऑनलाइन होगा। कैन रिड्यूस द रेजिस्टेंस समटाइम एक्सपीरियंसेड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बेनिफिट होता है बट इसको छोड़ के ये बेनिफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखा है, एक्सेप्ट। ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है। देखिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो जाएगा ठीक है, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहता। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में भी नुकसान हो सकता है, बट आपको पता होगा इंटरव्यू फ़ोन कॉलिंग से भी होती है, फेस टू फेस लाइव वीडियो कॉलिंग से भी होती है, तो इससे पेपर वर्क बच जाता है, आने आने का समय बच जाता है। ऑनलाइन लर्निंग भी है, जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो वैसे सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको क्लास में आने का जाने का खर्चा बैठने वाला था वो कम हो गया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने मिल रहा है, या कुछ छोटी मोटी अमाउंट के साथ पढ़ने मिल रहा है, छोटा मोटा खर्चा हुआ इंटरनेट का वगैरह वगैरह वो लग रहा है, बट वर्किंग पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो इनका काम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है उनका ठीक है कि ऑनलाइन काम है, बट जो इनका हार्ड वर्क है उनका तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक पॉइंट वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट 61 पे आते हैं। टेस्ट हैव प्रूवन टू बी अ पर्टिकुलरली गुड प्रिडिक्टर फॉर द जॉब दैट रिक्वायर। एक ये चीज़ ऐसी जो प्रूव करती है कि जॉब प्रिडिक्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, वर्क सैम्पलिंग, एटीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होती है वर्करों की टेस्ट होती है, मेथड्स ऑफ टेस्टिंग या कंपैरिजन जो करते हैं वर्क परफॉर्मेंस देखने का, मोरल चेक करने का, तो वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें प्रूव होता है कि वर्कर प्रॉपर तरीके से काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। ऑल्दो मेनी ऑथर एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द पर्सन एंड मैनेजर। देखो उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, कई ऑथर ने, कई लोगों ने, कई महान लोगों ने। एंड HRM इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, उन्होंने हमेशा आर्ग्यूड की है, मतलब मुद्दे उठाए हैं किस चीज़ के ऊपर। HRM इज इलेवेशन ऑफ द पर्सन मैनेजमेंट टू अ मोर लेवल। क्या रहना चाहिए कि मैनेजर जो बनता है मैनेजमेंट के हिसाब से, कौन सी लेवल पे, स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल या सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल, वो कौन से लेवल पे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ये मुद्दे पे ही बात छिड़ती है और मुद्दे के लिए चीज़ें दी गई है। HRM इज मोर वेयर एज द पर्सनल मैनेजर इज स्लाइटली नैरो। HRM क्या है, ये एक मोर है यहाँ पे, बट पर्सनल मैनेजमेंट इज स्लाइटली नैरो। तो पर्सनल मैनेजमेंट वहाँ पे स्लाइटली क्या है, नैरो है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है HRM, डिटेल में तो डिटेल्ड नहीं बोल सकते एकदम से, मैकेनिकल तो है ही नहीं, ग्रोथ ओरिएंटेड बोल सकते हैं क्योंकि HRM ग्रोथ ओरिएंटेड है, बट वेयर एज द पर्सनल मैनेजमेंट इज स्लाइटली नैरो, ये सही है। नेक्स्ट द टर्म यूज बिफोर लैंग्वेज ऑफ द मॉडर्न HRM वॉज। मॉडर्न HRM के हिसाब से अगर बोलते हैं तो लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, HRM क्या है, HRM व्हाट इज HRM, सो इट इज़ व्हाट, लेबर रिलेशन, ये तो सही पॉइंट है। पर्सनल मैनेजमेंट ये भी सही है, और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये भी सही है। यानी HRM का मेन चीज़ है लेबर, पर्सनल और इंडस्ट्री सबका मैनेजमेंट करना, मतलब ऑल ऑफ दी अबव।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नॉर्मली परफॉर्म बाय द HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट की कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ फंक्शंस में से आपको बोला गया है कि कौन से फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है। अकाउंटिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। HR का भी अकाउंटिंग करेगा क्या? अकाउंटिंग के लिए तो CA अकाउंटेंट रखा जाता है दोस्तों। ये तो पहला ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, फिलहाल तो इसको टिक कर लेते हैं और भी पढ़ लेते हैं, कोई गलत है क्या? रिक्रूटमेंट के लिए तो HR का काम है। पे एंड रिवॉर्ड उनका वो भी जरूरी है, और एम्प्लॉय के रिलेशन ये भी जरूरी है। मतलब तीनों पॉइंट सही है, पहला वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो बड़े भयानक क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ लेस हायरार्चिकल इन नेचर। ठीक है, HR के वजह से लेस हो जाता है, हायरार्ची कम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ जनरली फोकस अपॉन द डोमेस्टिक रादर दैन इंटरनेशनल मैटर। ये तो थोड़ा सा अलग पॉइंट रख रहा है, देखते हैं और भी चीज़ें कोई काल्पनिक है क्या। ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड मोर फ्लेक्सिबल नॉर्म्स, ये भी सही पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सब्जेक्ट टू द राफ्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोग्राम, ये भी सही है। मतलब B नंबर का पॉइंट मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो यहाँ पे B ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिए। HRM इज क्या है? जॉब ओरिएंटेड है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, सॉरी एम्प्लॉय ओरिएंटेड मतलब जॉब ओरिएंटेड, मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी जॉब ओरिएंटेड यानी एम्प्लॉय ओरिएंटेड, एम्प्लॉय के ही काम का होता है। एम्प्लॉयर ओरिएंटेड नहीं होता, लीगली ओरिएंटेड नहीं रहता, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। मतलब इसका आंसर क्या है? एम्प्लॉय ओरिएंटेड, मतलब जॉब के लिए और एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट होता है स्कोप ऑफ द HRM इंक्लूड। HRM का स्कोप कहाँ तक है भाई? रिक्रूटमेंट एंड सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तो है ही है। HR के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करना ये भी है। मतलब ऑल ऑफ द अबव मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द HRM आर कैटेगराइज एज। ऑब्जेक्टिव जो है कैटेगराइज का मतलब क्या है? पर्सनल तो है ही है, फंक्शनल भी है, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल भी है। दोस्तों इसका भी आंसर मुझे लगभग कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव लग रहा है कि सभी फंक्शन HR में होते हैं। द स्कोप फॉर द HRM डज नॉट इंक्लूड। अब ये थोड़ा सा अलग है, क्या नहीं होता? देखो रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसमें स्कोप HRM का होता है, मैन पावर में भी होता है और ट्रेनिंग में भी होता है, बट काय में नहीं होता? अकाउंट मेंटेनेंस करना दोस्तों ये CA का काम है, अकाउंटेंट का काम है, HR का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो अभी जो क्वेश्चन समझाए इनमें से सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन को समझाने में मैंने थोड़ी सी आपकी मदद जरूर की, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आपको खाली क्वेश्चन दिए जाते हैं लेकिन उसको समझा के नहीं मिलते, तो हम कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं और रट लेते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, क्वेश्चन को एलोबरेट करने की। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपके काम आएंगी और एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट में बाद में लाने वाला हूँ, ये आपका सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड और पार्ट आने वाला है। तो दोस्तों वेट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए, मिलते रहिए और पढ़ते रहिए। चलो टाटा बाय बाय, तब तक जय हिंद जय भारत।